कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर अकेडमी को और करें अपने GPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज अपन पढ़ेंगे संविधान की विशेषता। हमारे संविधान की क्या विशेषता है? जैसे विश्व में जो संविधान की जननी वाला देश है, सबसे पहले संविधान अगर निर्माण हुआ तो ब्रिटेन के संविधान का निर्माण सबसे पहले हुआ, और विश्व के सबसे पहले लिखित संविधान का अगर निर्माण किया गया तो अमेरिका ने अपने लिखित संविधान का सबसे पहले किया। लेकिन भारत का जो संविधान है, जो भारत के संविधान की सबसे बड़ा विशेषता ये है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा भी है और लिखित संविधान है। यही अपने आप में क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा और लिखित भी है। साथ में बड़ा हो सकता है लेकिन लिखित इतना बड़ा नहीं जितना हमारा है, क्योंकि राज्यों के लिए अलग प्रावधान किया गया है, केंद्र के लिए अलग प्रावधान किया गया है, ST OBC के लिए अलग प्रावधान किया गया, मूल अधिकारों का अलग है, नीति निषेध तत्व अलग है, राज्य और केंद्र के संबंध के बारे में अलग बताया गया, आयोगों के बारे में अलग बताया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भाई 22 भाग में बटा हुआ है। ठीक, तो इतने संविधान होने की वजह से विश्व है। इसमें जो है कितने भाग हैं? भारत के संविधान के इसके विकसित होने का जो कारण है वो तो है ही है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इसके गणना के आधार पर अगर देखा जाए या निर्माण के आधार पर देखा जाए तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसकी वजह से भारत का संविधान क्या हो जाता है, इतना विशाल बन जाता है। अच्छा, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, क्योंकि काल क्रम के आधार पर 395 अनुच्छेद से ज्यादा बढ़ते नहीं, क्योंकि जैसे अनुच्छेद नंबर 1 आया तो अनुच्छेद नंबर 1 में कोई जोड़ना हुआ तो अनुच्छेद 1 ऐसा करते हैं, अनुच्छेद बढ़ जाते हैं लेकिन मेन अनुच्छेद नहीं बढ़ता, 395 की संख्या से आगे नहीं बढ़ पाता है। वैसे गणना के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में 465 हो गए हैं। अगर कुल अनुच्छेदों को जुड़ेंगे, अनुच्छेद और उप अनुच्छेद मिलाकर करेंगे गणना के आधार पर, तो ये कितने लगभग हो गए? 465 के आसपास हो गए। फिर ये पहली विशेषता होगी इसकी। इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो अपने आप में अनूठा है, विशिष्ट है। जब कभी भारतीय संविधान को समझना होता है, विचार करना होता है, या भारतीय संविधान के भावना पर जाना होता है कि किस भावना पर आधारित है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को ही पढ़ा जाता है। और प्रस्तावना का आधार क्या था? पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले पेश किया गया था संविधान सभा में, वही प्रस्तावना का आधार बना था। आगे उद्देश्य प्रस्तावना में पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में, तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। लेकिन प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं वो 1 मिनट के लिए चर्चा कर दीजिए। एक तो जनता की भावना, जनता की भावना कहने का मतलब है जनता चाहती क्या है, जनता की इच्छा क्या है। ये इच्छा या भावना या आकांक्षा ये कहाँ रखा हुआ है हमारा संविधान प्रस्तावना में भी। तो प्रस्तावना में क्या है, जब कभी भी कानून निर्माण की किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है या कानून निर्माण के लिए कोई तैयारी करनी पड़ती है, या सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का रक्षक होता है
वो क्या करता है कि संविधान की व्याख्या करने से पहले संविधान की मूल भावना को जानना चाहता है कि आखिर संविधान की मूल भावना क्या है। अगर मूल भावना कहां से, जैसे समाजवादी शब्द, तो समाजवादी शब्द से उसको क्या पता चलेगा कि जनता के हित में, समाज के हित में क्या किया होना जाना चाहिए, काम करना चाहिए। अवसर की समानता का शब्द देखा जाएगा तो अवसर की समानता का वो अर्थ निकालेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कहीं पर भेद आ रहा है क्या? अगर भेद आ रहा है तो संविधान क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो जहां कभी भावना और आकांक्षा को जानना होता है, हम प्रस्तावना को क्या करते हैं, महत्व देते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक, और इसके बाद और इसमें क्या लिखा गया है, संप्रभुता शब्द आया हुआ है। संप्रभुता शब्द का मतलब होता है कि आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से हम नीति निर्माण करने में क्या हो, सक्षम। हम किसी भी तरीके से क्या ना हो, ऐसे दबाव में काम ना करें जो हमको क्या करता है, नीति निर्माण कर बनाने में रोकता है। अगर कोई जैसे छोटा सा देश है, अभी जैसे विश्व के सभी देश आप देखे होंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों से प्रभावित होते हैं। अमेरिका जो नीतियां बना रहा होता है, चाहे वो आर्थिक नीति हो या कूटनीतिक नीति हो या रणनीतिक वाला मतलब सैन्य नीतियां हो, हम सैन्य नीतियों से कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाते हैं। अमेरिकी शेयर मार्केट गिरेगा, बाकी सबका शेयर मार्केट गिर जाएगा। मतलब कहीं की सारी की नीतियां किस पर निर्भर कर रही हैं, अमेरिकी बाजार पर निर्भर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर दे रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि ये नीतियां अपने को क्या है, सारे देश अपने आप को संप्रभु घोषित करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो संप्रभु नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं वो कैसा हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी न रूप में प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हर देश का संप्रभुता होना जरूरी है, क्योंकि बिना संप्रभुता के राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। राज्य की स्थापना किसके आधार पर की जाती है, संप्रभुता। संप्रभुता के मतलब कि खुद से बड़ा कोई ना हो, राज्य से बड़ा कोई ना हो। इसका मतलब क्या हो जाता है, संप्रभु। मतलब आंतरिक नीतियों में, बाह्य नीतियों में कैसा हो, खुद का निर्माण किया हो, दूसरे का नहीं। फिर इसमें बोलता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य असल में एक नहीं दो शब्द है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और गणतंत्र का मतलब होता है हमारा राष्ट्र का जो प्रतिनिधि हो वो कैसा हो, निर्वाचित हो, वंशानुगत न होकर कैसा हो, प्रतिनिधि। कल अपन चर्चा कर रहे थे इस पर कि ब्रिटेन जो है लोकतंत्र है और भारत भी लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन जो है गणराज्य नहीं है, लेकिन भारत क्या है, गणराज्य। ब्रिटेन में लोकतंत्र इसलिए क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था को उसने अपनाया है, और भारत ने भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, इसलिए दोनों लोकतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन का जो औपचारिक प्रधान के रूप में कौन होता है, महाराजा होते हैं, इसलिए वो गणतंत्र नहीं है क्योंकि वंशानुगत शासन है उनका। और भारत कैसा है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जो फ्रांस से लेकर अपनाते हैं अपन। इस व्यवस्था में कैसा होता है, फ्रांस के राष्ट्रपति के समान ही हमारे राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक, तो इसलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था दोनों में चीजें इसमें डाली गई। इसके बाद बोलता है पंथ निरपेक्ष। ये सब हमारे संविधान की विशेषता है। देखिए, हमारे संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द बताया गया, और पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब अर्थ हम लगाते हैं धर्म निरपेक्ष रूप से। हम किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या किसी मजहब के आधार पर, शिक्षण संस्थानों में या राज्य के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म विमुख होना। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि ईश्वर की सत्ता को नकारना, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि राज्य में ऐसे लोगों के हस्तक्षेप का पाबंदी लगा देना जो धार्मिक क्षेत्र से आते हैं, जो धर्म के आधार पर बात कहते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना। सभी धर्मों का क्या करना है, सम्मान करना है। प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने से बचना है, क्योंकि लोग धार्मिक रूप से जो अति धार्मिक लोग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं कि धर्म के आधार पर नैतिकता का विचार किए बिना ही किस पर विचार करने लगते हैं, राज्य के बारे में विचार नहीं करते। उनके लिए क्या हो जाता है, धर्म सर्वोपरि हो जाता है। ठीक, तो इसलिए कहा गया है कि धर्म निरपेक्ष शब्द जो है, हमने क्या कहा है, पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा है, धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अर्थ वही है। इसको अंग्रेजी के सेक्युलरिज्म से जोड़ा जाता है। सेक्युलरिज्म ही शब्द ही जो है पंथ निरपेक्ष बनता है। ठीक, तो किसी भी धर्म को संरक्षण न देना, परंतु प्रत्येक धर्म का सम्मान करना ही क्या है, पंथ निरपेक्ष। क्लियर। इसके बाद लिखा हुआ है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जो सार्वजनिक यानी समाज के हित में काम करे, सामूहिक उत्पादन के लिए काम करे, अवसर की समानता प्रदान करे, और जो उत्पादन के साधन है
सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए। ठीक, निजी हित के लिए काम न करें। हमेशा अर्थव्यवस्था के बारे में जब बात होती है तो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं आती है। एक अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें अधिकाधिक लाभ के लिए काम किया जाता है। एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें जनता के हित के लिए काम किया जाता है, लाभ हो चाहे ना हो। और एक तीसरा होता है दोनों को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कुछ चीजों को पूंजी क्षेत्र, जैसे संचार वाला क्षेत्र है, मोबाइल, टेलीफोन, ऑटो सेक्टर जो हो गए, वो इसके लिए छोड़ दिया गया है, निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। लग्जरी के सामान, बहुत सारे सामान निजी क्षेत्र के लिए। लोग जो वस्तुएं मौलिक जरूरतें की है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, जैसे स्टील उद्योग हो गया, जैसे रेल का कार्यक्रम हो गया, जैसे जेनेरिक मेडिसिन हो गए, ऐसे मेडिसिन, परमाणु ऊर्जा हो गए, इनको सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया है क्योंकि जनहित के कार्यों में इन वस्तुओं का क्या हो सके, जन सामान्य को मिल सके और कम रेट में मिल सके। ठीक, तो इन ऐसी व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। वर्तमान में समाजवादी व्यवस्था के आधार पर कोई देश है नहीं, लेकिन अगर आप कुछ देशों के नाम लिखना आ जाए आपको तो याद रखिएगा, चीन अपने आप को समाजवादी कहता है, रूस अपने आप को समाजवादी कहता है, ब्राजील और क्यूबा ये अपने आप को क्या कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। है नहीं, ये भी पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये सब क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये सब हमारे प्रस्तावना में क्या दिया गया था, हमारे संविधान की विशेषता भी है। क्योंकि प्रस्तावना में जो चीजें लिखी गई हैं वो मूल संविधान की भावना ही तो है। तो ये भावना के साथ क्या किया गया है, आपका संविधान का निर्माण किया गया है। ये सारी चीजें आपको कहां दिखाई देंगे, अंतिम में संविधान में दिखाई देंगे। इसकी अगली विशेषता जो है, तीसरी विशेषता, वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कल भी अपन चर्चा किए थे कि चूंकि भारत का कैसा है, भारत का जो संविधान है राज्यों का संघ है। कहने का मतलब है भारत का जो संविधान है वो कैसा है, संघात्मक संविधान है। तो संघात्मक संविधान में क्या होता है, जनरली जैसे अमेरिका का संविधान संघात्मक संविधान माना जाता है। संघात्मक संविधान होने का मतलब यह है कि राज्यों की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता। मान लीजिए अमेरिका की कोई वाशिंगटन प्रांत में कोई व्यक्ति रहता है, वाशिंगटन राज्य में कोई व्यक्ति रहता है, तो अमेरिकी नागरिकता अलग से लेता है और वाशिंगटन की नागरिकता अलग से लेता है। मैनचेस्टर में या टेक्सास में कोई रह रहा है तो टेक्सास का क्या करेगा, नागरिकता अलग से लेगा और अमेरिकी की नागरिकता अलग लेगा। दो जगह की ऐसी नागरिकता को दोहरी नागरिकता कहा जाता है। और जनरली एक ऐसा होता है संघात्मक राज्यों में होता है, क्योंकि राज्य, छोटे छोटे राज्यों का संघ कौन बन गया, केंद्र। तो केंद्र का अलग नागरिकता और राज्यों का अलग नागरिकता। भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी, संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी कैसी नागरिकता अपनाई गई है, एकल नागरिकता। ठीक, राज्यों के संदर्भ में कैसे अपनाई गई है, एकल नागरिकता। दूसरा, एकल नागरिकता का कहने का मतलब यह भी है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस शब्द के लिए एक नया शब्द है, इस शब्द को ध्यान रख सकते हैं, पर्याय सान। हिंदी मीडियम है ना, हिंदी मीडियम है ना, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी मीडियम। इसके लिए एग्जैक्ट शब्द है पर्याय सान। क्या बोलते हैं इसको, पर्याय सान। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण करोगे, जब भी आप क्या करोगे, विदेशी नागरिकता ग्रहण करोगे, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। बटन दबने टाइप का है, वहां की नागरिकता ग्रहण किया, यहाँ का स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक, वहां की नागरिकता स्विच ऑन होते ही यहाँ की स्विच ऑफ हो जाए। इसके नया शब्द, नया नहीं है, मतलब विधि का शब्द है पर्यायसान। इसको ध्यान रखिए, कभी ऐसा पूछ लिया तो याद रहेगा आपको। फिर है आपका, भारत में कैसी व्यवस्था रखी गई है, संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को चूंकि अपनाया गया है, तो संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होता है जनता का शासन। जनता का शासन कहने का मतलब यह है कि संसद का निर्माण किया जाएगा और संसद के कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। एक होगा राष्ट्रपति, एक होगा राज्यसभा और एक होगा अपना कौन, लोकसभा। ठीक, लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होगा
राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व होगा और राष्ट्रपति जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा से मिलकर बनता है। राज्यसभा का भी चुनाव कैसे होता है? विधानसभा सदस्यों से ही होता है। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो कहीं ना कहीं चाहे प्रत्यक्ष रूप से सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, जनता के प्रतिनिधि इन सब लोगों को चुनते हैं। मतलब संसद का निर्माण किसके माध्यम से हो रहा है? जनता के माध्यम से हो रहा है। क्यों हो रहा है संसद का निर्माण जनता के माध्यम से? जनता पर ही शासन करने के लिए। तो संसदीय शासन व्यवस्था लोकतंत्र का सबसे प्रमुख परिभाषा वही इब्राहिम लिंकन का, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये चीज क्या होता है? इस पर लागू होता है जनता का ही शासन। और जो लोग भी सत्ता पर बैठे हुए वो जनता के हिस्से तो हैं। नागरिक के रूप में अगर आप देखें तो हर व्यक्ति क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी तो एक नागरिक ही है ना। तो नागरिक के रूप में भी क्या है? जनता के रूप में है। जनता के प्रतिनिधियों ने वहां तक उनको पहुंचाया है। और क्यों पहुंचाया है? जनता पर शासन करने के लिए। ठीक, ये सारी चीजें। संसदीय शासन व्यवस्था के बाद इसका अगला है मूल अधिकार। भारत के संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार बताया गया है। और प्रारंभिक संविधान में 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। आगे अपन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ विशेषता को नोट करना चाहे तो कर ले। प्रारंभ में क्या था? 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। 6 मूल कर्तव्य आप बतलाने बचे हुए। जो 7वां मूल अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको 300 में रख दिया गया है, हटा दिया गया है यहाँ से, और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बाकी मूल अधिकार जैसे कौन कौन से अधिकार है? समानता का अधिकार, दूसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 प्रकार के मूल अधिकार वर्तमान में हमारे पास मौजूद है। और जो 7वां वाला था संपत्ति का अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार को क्या है? लागू करवाना पड़ता है। इन अधिकारों को राज्य किसी भी स्थिति में छीन नहीं सकते, आपातकाल को छोड़कर। आपातकाल में क्या किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। इन अधिकारों को राज्य को देना ही होता है। और अगर किसी स्थिति में राज्य मूल अधिकारों को नहीं दिया गया तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। और वहां पर जाने के बाद हम 5 प्रकार के रीट जारी अनुच्छेद 32 के द्वारा उसको लागू करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार को क्या नहीं किया जा सकता है? समाप्त नहीं किया जा सकता है कभी भी। तो जो मूल अधिकार हमारे यहाँ है, वो मूल अधिकार नागरिकों को कैसे देना है? आवश्यक रूप से देना है, अनिवार्य है, लेकिन सीमित है। युक्त उस पर क्या लगाए जा सकते हैं? प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं समय समय पर। मूल अधिकारों में क्या है? सीमित है। अधिकार कब मिलता है? कर्तव्यों का पालन करने पर। जब हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तब हम अधिकार मिलेगा। और कर्तव्य क्या होते हैं? कर्तव्य वही होते हैं, जैसे अपन घर में होते हैं ना, तो माता पिता हमें कुछ अधिकार देते हैं, तो बदले में हमको कुछ कर्तव्य करने होते हैं, जैसे उनका इज्जत करना, नमस्ते प्रणाम, या उनका सेवा टहल करना, ये हमारा काम है। बदले में हमको अधिकार मिलता है। पैदा होते ही हमको अधिकार नहीं मिल जाता कि ये तेरा अधिकार है, ऐसा करके तो नहीं मिल जाता है। तो अधिकार के साथ कर्तव्यों के साथ अधिकार आते हैं। ठीक, और ये कैसे है? मूल है, मतलब जीवन जीने के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो मूल अधिकार है, मूलभूत है। 6वां में जो है वो क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये है आपका 12 से लेकर 35 तक था, और ये जो है 36 से लेकर 51 तक है भाग 4। भाग 4 में ऐसे तत्वों को शामिल किया गया जो तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है लागू होना, प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? लागू होना। वो तत्व जो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, एक बहुत सुंदर अच्छा राज्य बनाने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होगी, उन जरूरत को पथ प्रदर्शक के रूप में नीति निदेशक तत्वों में 36 से लेकर 51 तक क्या किया गया? वर्णन किया गया। उसमें यह बताया गया है कि राज्य को ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए, या ऐसे कौन कौन से क्षेत्र में काम करने चाहिए जिससे राज्य क्या बन सकता है? कल्याणकारी बन सकता है। या कल्याणकारी कहने का मतलब है अच्छा बन जाए, सुंदर बन जाए, राज्य कैसा हो जाए? लोगों से कनेक्ट हो पाए, जुड़ पाए, और लोगों को जनहितकारी वाला काम हो जाए। ये 36 से 51 भाग 4 में दिया गया नीति निदेशक तत्व। बस इन दोनों में अंतर इतना है कि मूल अधिकार जबरदस्ती लागू करवाए जाते हैं,
जबकि निजी निजी तत्वों को क्या नहीं करवाया जा सकता है, लागू करवाया नहीं जा सकता है। उनको बस क्या करवाना है, राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, चाहेंगे तो पालन करेंगे और चाहेंगे तो पालन नहीं करेंगे। सातवां है मूल कर्तव्य। ये भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में इसके बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्य ये वही कर्तव्य हैं जो एक इंसान को देश के नागरिक होने के नाते करना चाहिए। देश के नागरिक होने के नाते ये मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य क्या था, मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण संघ समिति की सिफारिश के आधार पर ये इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। ये रूस के संविधान में क्या है, अनिवार्य रूप से लागू है, हमारे संविधान में अनिवार्य रूप से लागू नहीं। लेकिन समय समय पर सरकार इसके लिए क्या बनाती है, अधिनियम बनाते रहती है। इसमें क्या चीजें मैं बताता हूँ, मूल रूप से 11 हैं। इसमें जैसे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए, मानवतावाद की ओर बढ़ना चाहिए, और राष्ट्र जो विरासत की वस्तुएं हैं उनका हमको सम्मान करना चाहिए। जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित जो प्रेरणा वाली जो चीजें हैं, व्यक्ति हैं, हमको उनको अपने दिलों में संजोए रखना चाहिए। वैज्ञानिक बात रखना चाहिए, अच्छा विचार रखना चाहिए, आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये सब बातें कही गई। ठीक, तो वो कैसा है, हर व्यक्ति को उस नागरिकता का पालन करना होता है। ये 51 क्रम में दिया गया है 7 में। इसके बाद 8वां इसकी विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका कहने का तात्पर्य है, मतलब ये है कि हमारी न्याय प्रणाली संघात्मक व्यवस्था हमारे यहां जरूर है, लेकिन व्यवस्था हमने क्या रखा हुआ है, न्याय प्रणाली में एकल व्यवस्था रखी गई। एकल व्यवस्था कहने का मतलब ये है कि जो न्यायालय केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं वही न्यायालय राज्य सरकार के लिए भी काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जितना राज्य का अधिकार है उतना केंद्र का भी अधिकार है। हाई कोर्ट जो है राज्यों के प्रति काम करते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो एकल न्यायपालिका एकीकृत व्यवस्था। एकीकृत व्यवस्था करने का मतलब ये भी है कि जो चैनल बनता है न्यायालय व्यवस्था में, कभी भी ये क्षेत्र राज्य का होगा, ये क्षेत्र किसका होगा, केंद्र का होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं बताएगी। न्यायालय पूरे देश के लिए काम करते हैं, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो किसके लिए हो, आपका सुप्रीम कोर्ट हो, वो किसके चैनल पर काम करते हैं, एकीकृत व्यवस्था माने एक व्यवस्था से काम करते हैं। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायपालिका कैसे ही एकीकृत व्यवस्था है, राज्यों के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग, संघ सरकार के लिए अलग न्यायपालिका और राज्य सरकार के लिए अलग अलग न्यायपालिका नहीं। ये इसकी 8वीं व्यवस्था है। फिर 9वां है इसका संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता पर समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता पर समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता या न्यायिक सर्वोच्चता, दोनों में सर्वोच्च कौन है, न्यायालय सर्वोच्च है या संसद? क्या लगता है, न्यायालय सर्वोच्च है? आप अगर दोनों में पूछ लिया जाए एक कि संसद सर्वोच्च है कि न्यायपालिका, हाँ, लेकिन मैं बताते रहा हूं संसद और न्यायपालिका में दोनों में चुनने को अगर आ जाए तो न्यायपालिका को लगाइएगा। उसका कारण बता दे रहा हूं, एकदम स्पष्ट कारण बताता हूं। पहले तो यह समझ लीजिए कि संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। पहले यह समझ लीजिए कि संसद कैसे सर्वोच्च है। संसद इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों का वहां पर क्या है, शासन बन रहा है, और जिन मामलों में न्यायपालिका निर्णय देती है, जिन मामलों में क्या करती है, न्यायपालिका निर्णय देती है, जिस आधार पर, मतलब जिस विधि के आधार पर, जिस कानून के आधार पर न्यायपालिका क्या देती है, निर्णय देती है, वो विधि का निर्माण संसद ही करती है। समझ रहे हैं? तो इस मामले में संसद क्या हो गया, सर्वोच्च हो गया। लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता के बारे में समझिए, ये संसद जो भी कानून बनाता है या कोई भी अध्यादेश पारित करता है या कुछ भी ऐसा अध्यादेश जो न्यायपालिका को यह लगता है कि ये कानून गलत है, उसको वो अवैध घोषित कर सकती है।
तो इसको क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। मतलब इस संसद द्वारा पारित कानून के आधार पर यह न्याय करती है, और संसद कोई कानून पारित करता है तो न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। कभी भी किसी भी स्थिति में कोई ऐसा स्टेज नहीं है कि 1 साल 2 साल या कितने समय में अपील करने पर, उसकी मर्जी होगी। अगर उसको लगेगा कि नियमों, प्रावधानों या संविधान के अनुरूप नहीं है, या नागरिकों के खिलाफ जाने वाला है, या हमारे संविधान के विरुद्ध है, तो उस कानून को ही क्या कर देगी, रद्द कर देगी। कई बार ऐसा किया है, एक बार नहीं कई बार ऐसा किया है कि किसी भी मामले को क्या कर देती है, रद्द कर देती है। अब दोनों में संबंध बड़ा कौन, तो दोनों में बड़ा कोई नहीं। न्यायपालिका निश्चित रूप से न्यायिक संस्था को हमने अपनाया हुआ है, क्योंकि अंतिम निर्णय हमने न्यायपालिका का माना है, तो न्यायिक संस्था हम मानते हैं। लेकिन दोनों मामले में हम किसको लिखते हैं, समन्वय को जोर देते हैं। हम किस विचारधारा पर चलते हैं कि दोनों मामले में समन्वय पर जोर देते हैं, कि दोनों बड़े हैं, लेकिन दोनों के बीच अपन कैसे करके रखें, दोनों संतुलित रूप से चलें, दोनों में किसी तरह का क्या ना हो, तनाव ना, कानून निर्माण में भी और कानून को रद्द करने में या न्याय निर्णय करने में भी क्या ना हो, तनाव ना हो। तो दोनों है। अच्छा, न्यायिक सुरक्षा इसलिए बड़ी हो जाती है, उसका कारण बता दे रहा हूं, क्योंकि अंतिम व्यवस्था जो है ना, न्याय पर टिकी हुई है। सारी व्यवस्थाएं जब खत्म हो जाती हैं तो अंतिम नजर किस पर टिका होता है, न्याय पर। जब आपकी सारी उम्मीद कहां पर खत्म हो जाएगी, व्यवस्था से आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, तब अंतिम निर्णय कौन करती है, न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका के बाद विचार कर लेने के बाद और किसी पर विचार करने का आवश्यकता होता है नहीं, या आवश्यकता हुआ भी तो उसका कोई क्या नहीं है, उत्तर नहीं है। मान लीजिए आपको लगता है कि न्यायपालिका ने मुझे न्याय नहीं दिया, इसके बावजूद भी क्या नहीं है, उसका हल नहीं, फिर आपको उसी न्याय के साथ जीवन जीना पड़ेगा। इसका न्याय अंतिम न्याय हो जाता है। इसलिए न्यायपालिका को क्या मान लिया गया है, दोनों में अगर वरीयता दिया जाए तो उसको सर्वोच्च मान लिया गया है। फिर 10वां लिखिएगा, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। कठोरता एवं लचीलेपन का क्या है, समन्वय। तो कठोरता और लचीलेपन का समन्वय की विशेषता से पता नहीं चल पाता है क्या कठोर और क्या लचीला। एक किस संदर्भ में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। किस प्रक्रिया में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। कैसे है वो समझ लीजिए। जब कभी भी संविधान संशोधन किया जा रहा होता है तो क्या मामला होता है, कई मामले में जब संविधान संशोधन किया जाता है तो ताली बजाकर संविधान संशोधन किया जा सकता है। सदस्य कोई मतदान नहीं करते। सदस्यों को कैसे संविधान में संशोधन करना हुआ, मान लीजिए किसी का पेमेंट बढ़ाना हुआ, पेमेंट कैसा, अपना वेतन बढ़ाना हुआ, तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो सारे सदस्य एक मत होते हैं, और जब एक मत होते हैं तो सीधे सीधे ताली बजा देते हैं। इसे कहा जाता है ध्वनि मत से पारित हो गया। उसे क्या कह देते हैं अपन, ध्वनि मत से पारित हो गया। लेकिन कुछ एक मामलों में क्या करना पड़ता है, जैसे मूल अधिकारों में संशोधन करने की आवश्यकता अगर पड़ गई तो मूल अधिकार में संशोधन करने का जब जरूरत पड़ेगा तो 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगा, और न सिर्फ 2/3 बहुमत, साथ में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा। तो कुछ मामलों में संविधान संशोधन एकदम आसान है। अगर किसी जनजाति को फायदा पहुंचाना है, किसी जनजाति को फायदा पहुंचाना है तो कोई रोड़ा नहीं अटकाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ध्वनि मत से पारित हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मामले में राष्ट्रपति का मामला आ गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई मामला आ गया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य भी जुड़े हुए हैं, केंद्र सरकार भी जुड़ा हुआ है, राज्यसभा भी जुड़ा हुआ है, लोकसभा और विधानसभा सभी जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगा। राष्ट्रपति की शक्तियों को अगर कम करना हो तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगा, और आधे से अधिक राज्यों को क्या करना पड़ेगा, समर्थन भी जरूरत पड़ेगा। तो कुछ मामलों में क्या है, संशोधन बड़ा ही कठोर है, और कुछ मामलों में संशोधन क्या है, बड़ा ही सरल है। इसलिए भारतीय संविधान को क्या माना जाता है, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय माना लिया जाता है। ठीक। 11वां इसकी विशेषता है वयस्क मताधिकार। जानते हैं वयस्क मताधिकार, 18 साल का कोई भी आदमी क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। वोट देने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वोट देना सामान्य है। कुल मिलाकर वो सरकार चुनता, सत्ता बनाता है, और सत्ता बनाने का मतलब यह है कि वो देश की नीतियों को तय करता है। क्योंकि जिन प्रतिनिधियों, भाई हमने जानते हैं कि हम किसी को भी, किसी अनपढ़ को भी वोट दे देते हैं चले जाके,
ज्यादा चेक नहीं करते हैं कि वो क्या नीति बनाएगा, आदमी देखकर वोट देते हैं। लेकिन जो संविधान निर्माता है, उन संविधान निर्माता ने वयस्क मताधिकार का अधिकार इसलिए दिया कि अगर वोट देने का अधिकार ऐसे मैच्योर व्यक्ति को दिया जाएगा जो ये समझ सकने में सक्षम हो कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम सदन में भेज रहे हैं या सत्ता पर भेज रहे हैं वो हमारे देश की दिशाओं को कैसे तय करें। इसलिए इसका मताधिकार का क्या रखा गया, 18 साल का कोई व्यक्ति जो वयस्क हो चुका होगा वही वोट दे सकता है, वही सत्ता पर लोगों को भेज सकता है, वही प्रतिनिधि चुन सकता है। इस विचार से बना गया था। हमारे यहाँ तो वोट कैसा हो गया, ऐसे साधारण तरीके से वोट देना है तो देते हैं, हमको ये चिंता नहीं होता है कि सत्ता का निर्माण होगा। अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि जब कभी वोटिंग का समय आता है ना, तो वोटिंग के दो जो सबसे चर्चित उम्मीदवार होंगे, जो मतलब पावरफुल उम्मीदवार होंगे या जो भी उम्मीदवार है वहां पर, उनको जनता के सामने प्रत्यक्ष बहस करने के लिए बुलाया जाता है। प्रत्यक्ष बहस करने से यह पता चल जाता है कि कौन अपने मुद्दे पर ज्यादा प्रभावी तरीके से बात कर रहा है, कौन जनता के लिए ज्यादा काम कर सकता है, आमने सामने बात करने के लिए। लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहां, हम लोग की तरह कुर्सी उर्सी नहीं फेंकते, वो आराम से क्या करते हैं, वो चर्चा करते हैं और स्वस्थ रूप से पता करते हैं कि किसको वोट देना चाहिए। ये नहीं कि कर्ज माफी का घोषणा कर दिए और वोट सब उस तरफ चला गया, ऐसा भी हो जाता है हमारे यहाँ। वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर यह रहता है कि किस तरफ नीतियां जाने वाली हैं, बनने वाली है। वहां पर भी मतदाता प्रभावित, हमारी तरह के मतदाता वहां पर भी है, लेकिन ज्यादातर लोग शिक्षा के जो स्तर अच्छा है वहां पर, इसलिए विचारशील लोग हैं, काम करते हैं, विचार पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये वयस्क मताधिकार है। फिर कुछ विशेषता, 12वां में संविधान के मूल्य। संविधान के बहुत सारे मूल्य हैं। हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीजों को जो हम आए दिन इन शब्दों का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन कई बार इन वस्तुओं को, इन शब्दों का मतलब नहीं समझ रहे होते हैं। जैसे संविधान में क्या मूल्य है हमारे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, और क्या बोलता है, विश्व बंधुत्व। ठीक, ये सारी जो चीजें हैं वो संविधान को अपने आप में क्या बनाती है, विशेष बनाती है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता नहीं होता है, हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से पूरी तरीके से क्या हो, आजादी प्राप्त हो, विचार करने की आजादी हो, बोलने की आजादी हो, कार्य करने की आजादी हो। समानता, इस स्वतंत्रता का भी अधिकार हमें समानता से प्राप्त हो, ऐसा ना हो किसी विशेष वर्ग को स्वतंत्रता प्राप्त हो और किसी विशेष वर्ग को प्राप्त न हो। और विश्व बंधुत्व के बारे में बात जब हम करते हैं तो भारत की परंपरा ही रही है कि वसुधैव कुटुंबकम वाला बात करता आया है और आदिकाल से करता आया है कि नहीं, विश्व क्या करता है, विश्व के अपने सारा कुटुंब मानकर चलता है। तो भारत की जड़ों में ये क्या है, विश्व बंधुत्व। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने भी क्या बताया, इस बारे में बात की कि नहीं, हम क्या मानेंगे, शांति की ओर बात करेंगे, विश्व को अपना भाई मानकर चलेंगे, ये नहीं मानकर चलेंगे, दुश्मन मानकर नहीं चलेंगे, प्रतिद्वंदी मानकर नहीं चलेंगे। ठीक, ये इसके क्या है, संविधान के मूल्य है। और 13वां इसका विशेषता है एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान। एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान कहने का मतलब है भारत राज्यों का संघ तो हुई है और भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है, लेकिन संघात्मक की हर चीजों को हमने नहीं ले ली। हमने कुछ चीजों को किसके लिया है, एकात्मक शासन व्यवस्था की तरह ही लिया है। आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि संघात्मक प्रकृति कौन कौन सी है और एकात्मक प्रकृति कौन कौन सी है। तो हमारा संविधान कैसा है, एकात्मक की ओर झुका हुआ है, एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर भी अपन है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति निर्णय लेगा और बाकी सब उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, हमारे संसदीय परंपरा में सरकार निर्णय लेती है, सरकार के नीचे कैबिनेट, कैबिनेट के नीचे सदस्य, सदस्य के नीचे राज्य सरकार, ये सब फैसला लेते हैं। और यहाँ तक कि लास्ट में फैसला लेने के अंतिम कड़ी कौन है, ग्राम पंचायत तक। राज्य से नीचे जिला, जिला से आपका जनपद, जनपद में जिला, ये विकेंद्रीकरण की नीति चलती है। तो ऐसी व्यवस्था में निर्णय जो है निचले लेवल से लेकर ऊपर लेवल के लेवल हर आदमी अपने अपने स्तर पर लेता है। एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। एकात्मक व्यवस्था में एक आदमी निर्णय लेता है, बाकी सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कौन है, उत्तर कोरिया।
किम जोंग उन जो होगा वो फैसला लेगा, बाकी सबको मानना पड़ेगा, चाहे जो भी फैसला हो। ठीक, एकात्मक शासन है। हमारे यहाँ दोनों तरह है। आपातकाल में हम एकात्मक हो जाते हैं। आपातकाल की जब स्थिति आती है तब हम एकात्मक जैसा व्यवहार करते हैं। केंद्र सरकार फैसला लेता है, राज्यों को उसका पालन करना पड़ता है। जब राष्ट्रपति शासन या आपका आपातकाल, जब राज्यपाल का जो जम्मू कश्मीर में पहले लगता था, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए या राष्ट्रपति शासन लग जाए, उस इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एकात्मक शासन में बदल जाते हैं हम लोग। बाकी टाइम में संघात्मक चलता रहता है। अगली विशेषता है इसकी आपात उपबंध। संविधान निर्माताओं के अंदाजा रहा होगा कि कभी न कभी जब अपन संघात्मक व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं और संघात्मक व्यवस्था में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि संघ में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में कभी न कभी कैसी होगी, कानून और स्थिति की, संविधान की स्थिति क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, या ऐसा युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, या वित्तीय रूप से अपन कमजोर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में क्या बनाया है, आपातकाल। 352, 356 और 360 आर्टिकल 352 में लगाया जाता है क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे देश भर में कहीं पर भी लगाया जा सकता है या किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, किसी एक में राज्य में लगाया जाता है। और तीसरा 360 में वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय रूप से जो है कमजोर हो जाने पर या साथ में कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन वो व्यवस्था हमारे संविधान में है। फिर 15वीं व्यवस्था है अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक के लिए नहीं, हितों का संरक्षण। भारत जो है एक बहुसंख्यक आबादी वाला, हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाला क्या है, देश है। इसमें बहुत सारे अल्पसंख्यक क्या हैं, 6 अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, जैसे मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये सब अल्पसंख्यक हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं को ये बात लगी कि जहां पर बहुसंख्यक आबादी होती है, ऐसे कंडीशन में जो अल्पसंख्यक की भाषा है, संस्कृति है, बोली है, या जो आचार विचार है, जो उनका क्या है, कल्चर वगैरह है, वो उनके साथ रहते रहते कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी संस्कृति नष्ट हो जाए। क्योंकि हम संस्कृति में आप ध्यान से देखे होंगे कि अगर हम 10 साल 20 साल जिस भी भाषा संस्कृति परिवार में रहने लगते हैं, धीरे धीरे वो भाषा सीखने लगते हैं और उन्हीं चीजों का, कल्चर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भाषा संस्कृति और कल्चर क्या हो जाए, धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों में भी इनको क्या दिया गया, और 29 और 30 में बताया गया कि अपने भाषा और संस्कृति के, कल्चर के संरक्षण के लिए वो शिक्षण संस्थान स्थापित भी कर सकते हैं और साथ में उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक, तो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण भाषा के आधार पर, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हमारे यहाँ नहीं, धार्मिक आधार पर कोई अल्पसंख्यक हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक माना गया है भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर और संस्कृति के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है। धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है क्योंकि हम उन्हीं आधार पर गिनती करते हैं, लेकिन संविधान में उनको दर्जा किस आधार पर दिया गया है, भाषा और संस्कृति के आधार पर। क्योंकि भाषा और संस्कृति के आधार पर वो अल्पसंख्यक है, इसलिए उनको धर्म ग्रंथ पढ़ने के स्कूलों में, उनके धार्मिक संस्थानों में धर्म ग्रंथ और धार्मिक आधार पर ग्रंथों का क्या किया जा सकता है, उनका पठन पाठन किया जा सकता है, क्योंकि वो किस भाषा में लिखे गए हैं, उनकी मूल भाषा में लिखे गए हैं और उस भाषा का क्या करना है, संरक्षण करना है, संस्कृति को संरक्षण देना है, इसलिए वहां पर उनका उपयोग किया जाता है। 16वां व्यवस्था है हमारे पर स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका और आपका नगर पंचायत, तीन का सक्रिय जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 ग्रामीण क्षेत्रों में, 3 कहां है, वो आपके शहरी क्षेत्रों में। विकेंद्रीकरण के लिए मतलब सत्ता में ऐसे लोगों को भागीदार बनाने के लिए, सत्ता में ऐसे लोग भागीदार बन सके, नीति निर्माण में या योजना के निर्माण में, क्रियान्वयन में ऐसे लोग भाग ले सके जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जो सबसे मूल में है। क्योंकि बड़ा ऊंचा वाला, ऊंचे पद पर जो बैठा व्यक्ति होगा वो कभी भी नीति का निर्माण करेगा, उसको निचले स्तर के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसको जमीनी स्तर के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या आपका नगर
क्या बोलते हैं, नगर पंचायत, ये लोग क्या करेंगे, जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं, इनको सत्ता में भागीदार बनाना है और सत्ता में भागीदार बनने के साथ साथ नीति निर्माण में और योजनाओं के क्रियान्वयन में इनकी भागीदारी निभानी। तो इसके लिए स्थानीय स्वशासन ये बाद में जोड़ा गया है। ये आपका 73-74 संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, जब पीवी नरसिम्हा राव इसके भारत के प्रधानमंत्री थे, तभी जोड़ा गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें, और आर्टिकल 243 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे अपन डिटेल पढ़ेंगे इसका, अभी सिर्फ विशेषता देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन कहने का मतलब यह है कि भारत में सत्ता का संचालन या प्रशासन का संचालन विधि के आधार पर होगा, व्यक्ति के आधार पर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए सत्ता पे, चाहे मनमोहन सिंह जाए, सोनिया गांधी आ जाए, कोई योगी आदित्यनाथ आ जाए, कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता है, सत्ता पर कोई व्यक्ति आ जाता है, तो व्यक्ति की इच्छा अनुसार शासन संचालन नहीं होगा। शासन का संचालन किसके अनुसार होगा? कानून के आधार पर होगा, विधि के आधार पर होगा। व्यक्ति में पद महत्वपूर्ण होता है, मतलब पद जो है, व्यक्ति का पद महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कानून महत्वपूर्ण है। विधि के अनुसार शासन होगा। जैसे न्यायपालिका में भी क्या होता है, जज खुद से कोई पैसा थोड़ी नहीं देता है। जज तो जो कानून होते हैं, कानून के आधार पर सबूतों को देखता है, और जो बयान वगैरह होते हैं उसके आधार पर क्या करता है, फैसला देता है। अपने ज्ञान और अपने बुद्धि के आधार पर फैसला नहीं दे सकता है। कई बार जज भावनात्मक रूप से किसी व्यक्ति के प्रति क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके तरफ फैसला दे दें। उनको क्या करना पड़ता है, विधि के अनुसार फैसला देना होता है। तो भारत में कैसा शासन है? विधि का शासन है। विधि का शासन यहाँ पर स्थापित होगा। ठीक है, वैसे विधि के शासन एक वो भी अवधारणा है। विधि के शासन का अवधारणा का मतलब होता है, ये ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे, एवी डाइसी, उन्होंने विधि के शासन के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि विधि के शासन का मतलब होता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 वाला जो बात है, अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे कभी आप? आर्टिकल मूल अधिकारों में जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14, उसमें दो बातें कही गई है। पहले बात कही गई है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। तो मतलब क्या होता है, विधि के समक्ष समानता माने कानून के सामने हर व्यक्ति क्या है, बराबर है। ये अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। ये अधिकार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन दूसरा जो तत्व है वो है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। मतलब हर व्यक्ति विधि से अपने संरक्षण के लिए क्या मांग सकता है? अधिकार मांग सकता है। पहला बोलता है विधि के सामने दोनों बराबर हैं। दूसरा बोलता है कि विधि ही हमको क्या देगी? संरक्षण प्रदान करेगी। सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? कानून हमको सुरक्षा प्रदान करेगी, व्यक्ति नहीं। ये लिया गया है अमेरिका से। ये दोनों तत्वों का क्या है? विधि के शासन का है। और तीसरा विधि के शासन का सिद्धांत माना जाता है न्यायिक पुनरावलोकन, जो कल अपन पढ़े चर्चा किए थे। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है न्यायपालिका ऐसे किसी भी विधि को या ऐसे किसी भी अध्यादेश को जो अपना निर्णय हो, या किसी संसद द्वारा बनाया गया निर्णय हो, या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई निर्णय हो, या कोई भी कानून हो, किसी भी समय उसको क्या कर सकती है? उसकी व्याख्या कर सकती है। उसके उचित अनुचित होने की क्या कर सकती है? तय कर सकती है। और अनुचित होने पर उसे क्या कर सकती है? रद्द भी कर सकती है। तो विधि का शासन है क्योंकि कानून का। और न्यायपालिका शासन चलाती कैसे है? कानून के आधार पर। तो कानून ने उसको क्या दिया? हक दिया इस बात का। तो कोई मूल अधिकारों का हनन करता है या मूल अधिकारों को कोई क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, उस अधिकार को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो विधि के शासन, ये जो अवधारणा है, मैं इसमें काफी क्या था लिखने के लिए, ये अवधारणा एवी डाइसी की है। और इसमें तीन चीजें जुड़ी हुई हैं: विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, और न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 137। इस तीनों में क्या दिया गया? इसके बारे में व्याख्या की गई। तो विधि के शासन बस याद रखिएगा, हमारे यहाँ है विधि का शासन, ऐसा मानते हैं। ठीक, तो ये है अपनी विशेषता। इन विशेषता की वजह से भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग। क्या कहा जाए? तो वकीलों का स्वर्ग। ठीक, तो फिर से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में संविधान सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक,
दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जनता की भावनाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, संप्रभुता है, अवसर की समानता है, लोकतांत्रिक गणराज्य है और पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जुड़े गए हैं। इनके सबके अपने अपने अलग अर्थ होते हैं। किसी का अर्थ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एकल नागरिकता कहने का मतलब होता है कि एकल नागरिकता राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग नागरिकता की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों में से किसी भी एक नागरिकता आपके पास है। दूसरा पर्यायसान, मतलब कि अगर आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण की, उसी स्थिति में भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। संसदीय शासन व्यवस्था, भारत ने ब्रिटेन के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और इस व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भेजती है, जहां कानून का निर्माण होता है। इसके बाद मूल अधिकार, भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, ये व्यक्ति के लिए क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके व्यक्ति जीवन जीने के लिए ये आवश्यक है। इसके बाद दिया है नीति निषेध तत्व, भाग 4 अनुच्छेद कौन सा है, 36 से लेकर 51। राज्य को ऐसे कर्तव्य दिए गए, ऐसे पथ प्रदर्शक दिए गए हैं जो कल्याणकारी राज्य बना सके। ठीक, और इसके बाद क्या दिया गया, मूल कर्तव्य भाग 4 क में है। भाग 4 क में इस बारे में बताया गया है कि वो नागरिकों के लिए कर्तव्य बताया गया है कि नागरिक कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करेंगे और उन कर्तव्यों के पालन करने में ऐसे अधिकार 11 दिए गए हैं। मूल संविधान में नहीं था, रूस से ग्रहण किया गया है 1942 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था हमारी कैसा है, एकल न्यायपालिका व्यवस्था बनाई गई, स्वतंत्र व्यवस्था बनाई गई न्यायपालिका के लिए। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, दोनों सर्वोच्च हैं, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई न होने पाया, एक क्या किया गया, एक सीमा रेखा खींच दिया गया है, दोनों एक दूसरे के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक, इसके बाद कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कुछ मामले में बहुत ही कठोर है और कुछ मामले में बहुत ही सरल है। फिर वयस्क मताधिकार, मैच्योरिटी की वजह से कोई मैच्योर व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को चुने, इसलिए वयस्क मताधिकार को रखा गया है 18 साल। संविधान के मूल्य जैसे स्वतंत्रता, भातृत्व की भावना, विश्व बंधुत्व और समानता जैसे कुछ कुछ वर्ड है, इन वर्डों को क्या किया गया, अपने यहाँ शामिल किया गया है। एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान, संविधान हमारा संघात्मक ही है, लेकिन कुछ कुछ मामले में क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, खासकर आपातकाल। आपात उपबंध, मुश्किल वक्त के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या बनाया है, आपात उपबंध 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और आपका कौन सा आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, मूल अधिकारों में अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या दिया गया है, आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा संबंधी प्रशासन करने का अधिकार दिया, शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है। स्थानीय स्वशासन, आपका नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों का जो है विकेंद्रीकरण की तरफ, एक दिशा में सत्ता में विकेंद्रीकरण की तरफ क्या किया गया, काम किया गया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। इसके लिए क्या बना दिया गया, स्थानीय स्वशासन, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था और त्रिस्तरीय नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई है। और विधि का शासन, विधि का शासन एविडेंसी ने दिया है, परिकल्पना है, इसकी अवधारणा है, जिसमें विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण का अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका तात्पर्य होता है कि शासन किसका होगा, विधि का होगा, कानून का होगा, किसी व्यक्ति का नहीं। ठीक, ये था आपका क्या, संविधान की प्रमुख विशेषता। ठीक।